Hello students, I welcome you all to today's class and आज की क्लास में we'll study about the trends in the ionization enthalpy. Okay, it is lecture number 6. Now, see, ionization enthalpy से basically हम क्या समझते हैं? देखो, ionization मतलब ionization से हम समझते हैं tendency to form an ion. Ionization मतलब क्या होता है? Tendency to form ion. क्लियर है इतनी बात? नाउ एंथैल्पी मतलब होता है स्टूडेंट्स एनर्जी. ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? एनर्जी जो कि लगती है या फिर जो भी एनर्जी एस्पेक्ट्स हैं जब एक आयन बनता है. ओके, उसका मतलब होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर हम रफली समझे तो. अब टेक्निकली देखें तो जो हमारा केमिस्ट्री में जो हमारी लैंग्वेज है फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन. क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, या आप एटम भी बोल सकते हो, एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन. लूज इलेक्ट्रॉन. अच्छा, यहां पर देखो दो कीवर्ड्स हैं. एक है क्वांटिटेटिव मेजर. क्वांटिटेटिव मेजर से, क्वांटिटेटिव वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो एनर्जी है इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होगा कि इतने किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है या लगती है. ठीक है, क्वांटिटेटिव है मतलब कि हम उसको इन नंबर्स देख सकते हैं. ठीक है, दूसरी चीज जो यहां पर कीवर्ड है दैट इज टू लूज इलेक्ट्रॉन. अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी है मैम, आप बोल रहे हो टेंडेंसी टू फॉर्म आयन. आयोनाइजेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म आयन. लेकिन स्टूडेंट्स जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ते हैं तो ये हम कैटायंस के केस में पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो हमारा आयन बना. ओके, दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर tendency of an element to lose electron, and then फिर हम अगर इसको आगे बढ़ाते हैं to form a cation. ओके, लूज इलेक्ट्रॉन से मतलब भाई अब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उससे तो कैटायन ही बनेगा ना. एनायन तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बनता है. यस, चलो. सो नेक्स्ट वी कैन से इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. क्या बोल रहे हैं? रिप्रेजेंट्स. आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं इस तरह से डिफाइन कर रही हूं. ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंट्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, from what students? From an isolated gaseous atom in its ground state. From an isolated gaseous atom. देखो ये जो terms हैं ये बहुत important हैं. Gaseous atom from its ground state. क्लियर है इतनी बात? अब देखो इस स्टेटमेंट को जरा अच्छे से समझते हैं. आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंट्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. मतलब हमें इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि जब भी हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं निकल पाएगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर के वो निकलेगा. तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम. यहां से इट इज हाईली सिग्निफिकेंट. व्हाई? व्हाट इज रिटन? फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. हम आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम क्या समझे मैम? फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट. तो आइसोलेटेड गैसियस एटम समझते हैं हम पहले. देखो, आइसोलेटेड गैसियस एटम बेसिकली पता है कुछ बुक्स में एक टर्म बहुत अच्छा स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है, आइसोलेटेड गैसियस मेटालिक एटम. क्यों इतना स्पेसिफिक?
क्योंकि मेटल्स ही तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके केटाइंस बनाते हैं, ठीक है। बट देन अगेन अगर ये मेंशन नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। आइसोलेटेड मतलब होता है सिंगल, अकेला। एंड गैशियस एटम से हम क्या समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम समझ रहे हैं, सोडियम हमारा मेटल है, ओके, या एटम है, सॉलिड होता है। सबसे पहले हमें इसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, सोडियम इन इट्स गैशियस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इसका आयोनाइजेशन हो पाएगा स्टूडेंट्स। सो दिस पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड गैशियस मेटालिक एटम या फिर आइसोलेटेड गैशियस एटम। क्लियर है इतनी बात। अब इसका आइसोलेटेड गैशियस एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,1, इजंट इट, सोडियम का। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तब तो ये आयन बन पाएगा, तब तो इसका आयोनाइजेशन हो पाएगा। तो वही बोलते हैं कि एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, सोडियम इन इट्स गैशियस स्टेट प्लस द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है ना, आयोनिक फॉर्म में तो है नहीं, अब ये जाकर बनेगा Na+। दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। इज दिस मच क्लियर? ठीक है, तो चलो, it represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. I hope clear है isolated gaseous atom terminology का क्या मतलब है। अब देखो दूसरी चीज क्या बोली है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट अब समझते हैं, ठीक है। इतना तो आई होप आपको क्लियर है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। First ionization enthalpy and second ionization enthalpy. देखो सोडियम ही कंसिडर कर लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड आउट करने में, ठीक है, निकालने में, दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल्स पर मोल। और देखो से फॉर एग्जांपल सोडियम है इन इट्स सॉलिड स्टेट, तो सबसे पहले हमें इसको गैशियस स्टेट में चाहिए, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। तो वी कैन राइट इट एज Na+। अब ये आयन बन गया है, +1 इलेक्ट्रॉन माइनस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेस है ना। यहां पर क्या लगी स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी लगती है दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। ओके, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, 2,8। भाई 2,8, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अब कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2,8, दैट इज अ हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन्ड है सोडियम का, इजंट इट। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में हालत खराब होने वाली है, ओके, बिकॉज ये सबसे ज्यादा स्टेबल है एंड इट इज इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है द वैल्यूज आर मच मच हायर। यहां से तो चलो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया क्योंकि उसको ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट करना था, वो इजीली रिलीज हो जाता। लेकिन यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली बाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। देखो अगर सोडियम न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ पर जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कंपैरेटिवली कम है ना, मतलब दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। तो ये कैसे इजीली रिलीज हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और अगर पॉसिबिलिटी है भी तो इतनी एनर्जी लगेगी कि वैल्यूज विल बी मच हायर फॉर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है?
तो अब जब हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो उसमें ये बोलते हैं कि ये जो सोडियम आयन ऑलरेडी बन चुका है Na+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8। इसमें से अब अगर हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको Na2+ बनाना है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल Na, ये मैं सिर्फ और सिर्फ सोडियम का एग्जाम्पल ले रही हूँ, वैसे यू कैन सिंपली टेक X ऑल्सो, ओके, यू कैन सिंपली टेक X ऑल्सो in place of Na just to be more, ठीक है, X ले लिया, से X कोई भी एटम है, तो अगर यहां पर X है, यहां पर भी X है, तो +1 से +2 चार्ज अगर हमें लाना है तो एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, isn't it? अब +2 चार्ज लाने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी that will be second ionization enthalpy plus one more electron will be removed. This is the concept of first and second ionization enthalpy, and second ionization enthalpy values generally higher होती हैं, okay? ठीक है, फिर next point है students, energy is always required to remove electron from an atom, hence ionization enthalpies are always positive. Energy is always required to remove an electron. आप चाहो तो लिख लो इस चीज को कि energy is always required, yeah, for removal of an electron. Of an electron, energy is always required. It is a key point actually, ठीक है, इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर दूसरी बात क्या आती है, the second ionization enthalpy will be higher than the first ionization enthalpy because it is more difficult to remove an electron from positively charged ion than from a neutral atom. सही बात है, जैसा कि हमने सोडियम के केस में कंसिडर किया कि अगर सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वो 2,8 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। अब Na+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8, ठीक है, और Na का जो था वो था 2,8,1, तो इसमें से कंपैरेटिवली इजी हम हटा सकते थे इलेक्ट्रॉन, यहां पर से मुश्किल है, तो इसीलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज ना हायर होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगती है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है भाई वो ज्यादा लगेगी। अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसमें से हम कुछ भी चेंजेस ऑल्टर नहीं कर सकते, हम कुछ भी ऑल्टर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और फर्दर बात करें तो इन द सेम वे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एटम है, ओके, सॉलिड। फिर हम इसको कंसिडर करेंगे Mg+ बनाना, फिर हम इसको कंसिडर करेंगे Mg2+ बनाना, ओके। तो यहां पर जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, यहां पर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगने वाली है। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, एक हट गया 2,8,1, फिर एक निकाला 2,8। अब इसमें से अगर निकाल रहे हैं तो दैट विल बी द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी Mg3+, लेकिन ये इतनी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट इमेजिन। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी आ गई है ना अब Mg2+ में, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ व्हाट इज सेड, मैक्सिमा एट नोबल गैसेस व्हिच हैव closed electron shells and are very stable electronic configurations are obtained। बेसिकली बोल ये रहे हैं कि ये जो हमारे नोबेल गैसेस है ना, इनका फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब फुली फिल्ड है भाई मतलब वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो यहां पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज होती है वो मैक्सिमम होती है। बेसिकली वो बात ये कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं, whenever we go left to right in a period, यहां पर we have metals, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में we have metals and 18th ग्रुप में we have noble gases। तो अगर एक ट्रेंड देखें तो यहां पर तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, 2,8, 2,8,8, देन फर्दर 2,8,8 लाइक दैट। तो यहां पर सिंस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो अगर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कंटिन्यूअसली इंक्रीज, ठीक है।
तो चलो एक ट्रेंड हम ये समझ लेते हैं, यहां से अब हम अपना ट्रेंड स्टार्ट करेंगे। देखो हमने समझ लिया व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी एग्जैक्टली, अब हम समझेंगे कि ट्रेंड क्या है। क्लियर है? तो देखो अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज द शील्डिंग इफेक्ट because of which the outermost electrons are held more tightly and the ionization enthalpy increases across a period। अगर यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट वी मूव इन अ पीरियड, तो हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज जो है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज में पढ़ा था, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड है बिकॉज ऑफ विच उसका रिलीज पॉसिबल नहीं है, और आयन बनाने के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना है। तो ऐसा बोलते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज इंक्रीज। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो एक तो साइज भी छोटा हो जाता है, कंपैरेटिवली देखें तो यहाँ पर साइज भी छोटा हो जाता है, साइज छोटा है मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो ज्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस से पुल हो पा रहे हैं, डिस्टेंस कम है ना, ज्यादा स्ट्रांगली दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब अट्रैक्शन ज्यादा है कहीं पर तो उसका इजी रिलीज पॉसिबल थोड़ी होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर कोई चीज ज्यादा टाइटली हेल्ड है तो उसका रिलीज उतना ज्यादा इजी होता नहीं है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज सेड कि एज वी गो अक्रॉस अ पीरियड nuclear charge increases because of which the outermost electrons are held more and more tightly and ionization enthalpy increases across a period। clear है इतनी बात? अब डाउन द ग्रुप क्या बात होती है? डाउन द ग्रुप ये होता है कि शील्डिंग जो है वो बढ़ रही है बिकॉज शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इनर ऑर्बिटल्स में है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो उतना ज्यादा पुल एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब सिंस वो ज्यादा पुल एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो वो इजीली रिलीज हो जाएगा, ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस तो वो इजीली रिलीज हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप कुछ इस तरह से देखते हैं कि से फॉर एग्जांपल दिस इज लिथियम एंड नीचे हमारा रुबिडियम है या पोटेशियम, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स 2 है, रुबिडियम के केस में कितने होंगे, सी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, then we'll have rubidium, तो number of shells 2, 3, 4 and 5, यहाँ पर shells 5 होंगे। तो अब lithium and rubidium का केस अगर हम कंसिडर करते हैं for understanding the trend of ionization enthalpy down the group, lithium के केस में this is lithium nucleus, first shell, that's all, 2,1, okay, second shell। rubidium के केस में this is rubidium nucleus, first shell, second shell, third shell, fourth shell and fifth shell। ठीक है, तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा होगा ना एंड यहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो अब जब अट्रैक्शन कम है तो वो इजीली रिलीज हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज हैं दे कंटिन्यूअसली डिक्रीज, उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी बात? यस, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज। तो अगर हम देखें तो अक्रॉस द पीरियड IE increases and down the group IE decreases. This is the trend, okay, and reasons we saw correspondingly. Now, ठीक है, अब एक चीज समझते हैं हम, बोरॉन और बेरिलियम का केस हमें कंसिडर करना है। किसका केस कंसिडर करना है? बोरॉन एंड बेरिलियम का। देखो बोरॉन, see hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, so here we have beryllium and here we have boron। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, बोरॉन का 2,3। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इस तरफ इंक्रीज हो रहा है ना, इस तरफ जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जो हमने ट्रेंड पढ़ा है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए? बोरॉन की होनी चाहिए ना ज्यादा। इन जनरल अगर हम जो हमने जनरल केस पढ़ा है कि अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, भाई अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन
हो क्या रहा है, इसकी बाय डिफॉल्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर देखो आप बेरिलियम का जो केस है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इसकी ड्यूप्लेट अटेन्ड है ऑलरेडी, ड्यूप्लेट अटेन्ड। बेसिकली दो क्राइटेरिया होते हैं स्टेबिलिटी के, या तो ऑक्टेट अटेन कर लो या तो ड्यूप्लेट अटेन कर लो। यहां पर ड्यूप्लेट अटेन्ड है स्टूडेंट्स, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, और हमें पता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से भैया इलेक्ट्रॉन निकलवाना बहुत आफत की बात है, इजंट इट? सो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम, इवन दो बोरॉन के केस में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। देखो रीजन इज इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन इज इन द s orbital, whereas electron removed during ionization of boron is in p orbital. फिर penetration of 2s electron to the nucleus is more than 2p. तो basically concept ये है कि it is easier to remove 2p electron from boron compared to 2s electron of beryllium. अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ये वाला बेरिलियम एंड बोरॉन का, एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो रीजन है, दूसरी चीज 1s2 2s2 and 2s2 is the case for beryllium, यहां पर है 1s2 2s2 and 2p1। तो आयन बनाना है तो 2p से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना पड़ेगा एंड इसको आयन बनाना है तो s से, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि s का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है p से, तो s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना इज अ डिफिकल्ट टास्क देन टू रिमूव फ्रॉम p। ठीक है, देयरफॉर बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज ग्रेटर देन बोरॉन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज ग्रेटर देन बोरॉन। ओके, चलो नेक्स्ट अगर जो हम एनोमली देखें जैसे हम बोलते हैं दैट इज इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, व्हाट इज इट? इट इज इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। चलो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए जरा। We have hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen and oxygen। इस तरह से है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर लेफ्ट टू राइट जाएं तो नाइट्रोजन पहले पड़ेगा, ऑक्सीजन पहले उसके बाद पड़ेगा, तो कायदे से ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ट्रेंड ऐसा देखा जाता है कि नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो चलो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दैट विल बी 1s2 2s2 2p3। 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना नाइट्रोजन के, और ऑक्सीजन के कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 2s2 एंड 2p4 4 5 6 7 8। यस, तो अब मैं ये p ऑर्बिटल उठा ले रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर p ऑर्बिटल उठा ली एंड इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करते हैं जरा। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि ऑक्सीजन के केस में ये जो है ना भाई ये बड़ा रिपल्शन मारते हैं। व्हाट इज इट सेड कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिपल्शन मारते हैं आपस में। यस, देखो इतना कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद आई एक्सप्लेन टू यू। सी, in nitrogen 3p electrons reside in different atomic orbitals, whereas in oxygen atom 2 electrons are there in the 2p orbital, ठीक है, resulting in an increased electronic repulsion. Therefore it is easier to remove the 4 2p electron from oxygen than it is to remove from one of the 3 2p orbitals of nitrogen. तो अब ये repulsion मार रहे हैं, मतलब कोई भी चीज repel हो रही है, मतलब unstable है। और यहां पर देखो ना आप, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स, एक तरह से देखा जाए तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलरेडी स्टेबल होता है, तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना इज मोर डिफिकल्ट ना देन अनस्टेबल से। यहां से ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी रिपल्शन मार रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो निकालो भाई, इजीली निकल जाएगा। इसीलिए ये जो ट्रेंड होता है ये फॉलो नहीं होता है। एंड नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो क्या ट्रेंड्स देखे? बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन बोरॉन एंड नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये ट्रेंड्स किस में है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। क्लियर है इतनी बात? यस, ठीक है। सो this was all about the concept of ionization enthalpy or ionization energy.
नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मूव टू अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टूडेंट्स. चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.